हमारे प्रधानमंत्री जी वेनेजुला में जो भूकंप आया, वहां पे जो लोग मरे उनको श्रद्धांजलि दे तो रहे हैं, लेकिन जो नीट के एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो 15 से 20 के अराउंड बच्चे मर गए, आज तक भी उनकी बात नहीं कर पाए। एक कम से कम ट्वीट ही करते थे। हर एक डिपार्टमेंट में पेपर लीक्स हो रहे हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी की मांग करे। जब हमारे भारत देश में एमएलए बिक जाते हैं, एमपीज बिक जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज टूट जाती हैं, पूरे देश के 22 लाख 23 लाख बच्चों को इतनी मोरल सपोर्ट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। भारत का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि जंतर मंतर ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं, हालांकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, कोई सरकार का कोई आदमी उनको आतंकवादी कह देता है। एक स्टूडेंट सालों तक कमरे में बंद होकर मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, सिर्फ एक आधी नौकरी या फिर सीट के लिए। लेकिन जब केवीएस, टीईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम्स में हैकिंग, फ्रॉड या पेपर लीक की खबरें आती हैं, तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा टूटता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पे। आज हमारे साथ है मिस्टर अफशान अहमद। ही इज करंटली टीचिंग टू द 10th, 12th and the NEET aspirant. He is also an aspirant preparing to get some सरकारी नौकरी। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका अफशान जी। थैंक यू। अफशान जी, आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। हेलो, माय नेम इज़ अफशान अहमद। मैं एक टीचर हूँ जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11th 12th स्टूडेंट्स को, और कुछ नीट स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और मैं अपने आप में एक एस्पिरेंट भी हूँ जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। तो अफशान, आप जैसे आपने विजिट किया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, आपको क्या लगता है सीजेपी के प्रोटेस्ट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है। ये बात सिर्फ नीट स्टूडेंट्स की नहीं है। हालांकि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो नीट स्टूडेंट्स के फेवर में हुआ है, लेकिन वो नीट वालों तक ही सीमित नहीं है, वो इसके काफ़ी बियॉन्ड है। आप सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स की क्यों बात करते हैं? आप एसएससी में देख लीजिए, आप टीचिंग वैकेंसीज में देख लीजिए। आज ही की बात है, महाराष्ट्र का टेट का पेपर रुक गया है, पोस्टपोन हो गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लीक हो गया है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट में पेपर लीक्स हो रहे हैं। ना सिर्फ छोटे पेपर बल्कि सारे बड़े पेपर भी लीक हो रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो 12th लेवल की बात हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो या नीट तो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, वो भी लीक हो रहा है। और ना सिर्फ 2026 में लीक हुआ है बल्कि 2024 में भी लीक हुआ है। क्या वजह थी जो इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई 2024 में? तो पेपर लीक था। पिछली बार 2024 में इतना ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन 2026 में पता चला। उसके बाद में पहले तो सरकार ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं डाल पाए तो फिर उसको इन लोगों ने कैंसिल किया। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी की मांग करे, मोरल एथिक्स की बात करे। तो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो जस्टिफाइड है, ना सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी तरीके के अभ्यर्थियों के लिए। ओके जैसे नीट एग्जाम अभी कैंसिल हुआ था, अभी 21 जून को दोबारा से हुआ है, तो आपके पास तो स्टूडेंट हैं नीट वाले काफी, तो कैसे ब्रेक डाउन होता है बच्चों का इन सब सिचुएशंस से? देखिए, जब पेपर होने वाला था बच्चों का, पहले वाला जो लीक हुआ पेपर, उसमें बच्चों को 1 साल, किसी को 2 साल मिले। उसके बाद जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो सिर्फ बच्चों के पास में 1 महीना था। कुछ बच्चे ऐसे थे, मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जिनके मार्क्स 600 प्लस में थे, 650 के अराउंड थे। अब जब उनको, वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको कोई ना कोई कॉलेज मिलने वाला है, और जब उनको पता चला कि उनका एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा या हो गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। हम लोगों ने न सिर्फ पढ़ाया बल्कि उनको काउंसलिंग की, उनको मोटिवेट किया, उनको बार बार रियलाइज़ कराया, डेली उनको मैसेजेस कर करके हम लोगों ने रियलाइज़ कराया कि नहीं, तुमने एक बार कर लिया है, तुम दोबारा भी कर सकते हो। 1 महीना या कुछ दिन आप लोगों को मिले हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। बच्चों का दूसरा क्वेश्चन ये होता था कि सर, अगर दोबारा पेपर ऐसा नहीं आया तो हम क्या कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब सेल्फ डाउट बच्चों को। तो हम एज ए टीचर हम लोगों ने बहुत ही मोरली उनको सपोर्ट किया है, मेंटली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश की है। लेकिन सारे बच्चों को, पूरे देश के 22 लाख 23 लाख बच्चों को इतनी मोरल सपोर्ट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं सारे बच्चों को, मेरे पास जितने पढ़ने आए हैं बच्चे, उन सबको मोरल सपोर्ट दे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं 1 को दे सकता हूँ, 2 को दे सकता हूँ, ये ब्रेकडाउन तो सारे बच्चों के लिए है ना। तो वो क्या करेंगे? क्यों हो रहा है लीक? होने नहीं चाहिए लीक। तो क्या आपको लगता है जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है, ये इन सब धांधलेबाजी के खिलाफ आवाज उठाएगा या सिस्टम में कोई डिफरेंस आ पाएंगे? जब 1853 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम पर अंग्रेज, ब्रिटिशर्स हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे,
भारतीयों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। हमारे पास ना पैसा था ना एजुकेशन थी, लेकिन एक विल था, विल पावर थी। बहुत छोटे से लेवल से हमने शुरू किया था, हालांकि बहुत लंबा टाइम लगा, लगभग 85 साल 90 साल के अराउंड हमें लग गए देश को आज़ाद कराने में, पर हमने किया तो। और शुरुआत हमने बहुत छोटे लेवल से की थी। तो हर किसी की शुरुआत जो होती है वो बहुत छोटे लेवल से होती है। आज जो सीजेबी कर रही है वो एक छोटा सा प्रयास जरूर है। किसको पता था, आपको पता था, मुझे पता था, या किसी और को पता था कि जो पेज इंस्टाग्राम पे पेज बना है सीजेपी के नाम से, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देगा और उसमें भारत देश की जानी मानी हस्तियां आना शुरू कर देंगी? किसी को भी नहीं पता था। तो जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत है, और एक दिन यकीनन सक्सेस मिलेगी धांधली के खिलाफ भी। और जो पूरा सिस्टम बन चुका है एजुकेशन का, करप्ट हो चुका है, ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी और सक्सेस मिलेगी। तो शान, पेपर लीक से जितने भी एस्पिरेंट परेशान हैं, ये सब सीजेपी के प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, हो ये रहा है कि जो अदर नीट के अलावा अदर एस्पिरेंट्स हैं, जैसे एसएससी के, टीचिंग के, ये अपने अपने स्टेट में उनकी जो राजधानियां हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। अक्सर ये हुआ है कि पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे शहरों में प्रोटेस्ट होते हैं उनको कोई कवर नहीं करता, मीडिया कवर नहीं करती, या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बिल्कुल भी कवर नहीं करती। पुलिस के लिए बहुत आसान होता है उनको खदेड़ना। जबकि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट होता है वो नेशनल न्यूज़ का हिस्सा होता है। और भारत का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि जंतर मंतर ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं। अन्ना आंदोलन तो विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस वजह से एस्पिरेंट्स को लगता है कि अगर हम जंतर मंतर पर जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स के, मैं खुद जंतर मंतर अभी गया, परसों गया, कल गया मैं, तो मुझे वहाँ पर बहुत अलग अलग स्टेट्स के एस्पिरेंट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो मिले। तो उन सबकी उम्मीद ये है कि जंतर मंतर पर जब हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि वो अपने स्टेट से तंग होकर के यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है कि हमें जंतर मंतर पे जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, अभी भी वो जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनको आना चाहिए जंतर मंतर पे, वो बहुत बहुत कम है। आज का जो स्टूडेंट है ना, वो या तो सो रहा है या तो रील देख रहा है। वो अपनी आवाज़ उठाने को तैयार अभी भी नहीं है, जबकि उसके साथ में बहुत कुछ गलत हो रहा है। अभी भी इतने जागरूक नहीं है, और खास करके जेनजी बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जेनजी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल अभी बहुत ही रिसेंट हुआ है, ये 1 साल की बात होगी लगभग। भारत में अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो 90s बॉर्न है वो ही लीड कर रहे हैं सारे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, कोई सरकार का कोई आदमी उनको आतंकवादी कह देता है। अभी रिसेंटली हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द की बी टीम कह दिया। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको आंदोलन जीवी कह दिया था। आप कोई भी नाम उनको दे दीजिए, बुरे से बुरा नाम उनको दे दीजिए, लेकिन वो लीड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। खुद बीजेपी के जो सरकार में मंत्री हैं और रह चुके हैं, वो भी तो आंदोलन करके ही बड़े हुए हैं। कितने सारे ऐसे नेता हैं जो आज इतने बड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की वजह से ही तो हुए हैं। तो क्या इन लोगों को नेता बनना है? इन लोगों को नेता नहीं बनना, इन लोगों को आवाज़ उठानी है। और जब तक हमारा जेनजी रील देख रहा है, रील स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, तब तक ये बार 91 वालों पर है, मेरे जैसों पर है। आपने केवीएस एग्जाम दिया है जी, क्या रहा उसका? देखिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी मेरी कहानी है केवीएस के एग्ज़ाम के ऊपर। 2022 में मैं अपना टीचिंग को छोड़ करके, अपने कोचिंग को बंद करके दिल्ली आया तैयारी करने के लिए। और मैंने टीजीटी मैथमेटिक्स और पीआरटी के लिए तैयारी की। मैंने दोनों का पेपर दिया। टीजीटी मैथमेटिक्स में ये हुआ कि कई जगहों पर सेंटर में आग लग गई और कहीं पर लाइट चली गई, और कुल मिला के बहुत ही हंगामा हुआ। कुछ सेंटर्स पे सरकार को, या जो एजेंसी ने एग्ज़ाम कराया था टीजीटी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को, कैंसिल करना पड़ा उनको। और फिर कुछ सेंटर पे रीशेड्यूल हुआ वो एग्ज़ाम। ऐसा एक जगह हो जाए तो ठीक है कि हो सकता है, लेकिन देश भर में कई शहरों में, स्पेशली बिहार में ऐसा हुआ।
तो एक इंडिकेशन मिलता है कि कोई धांधली हो रही है। खैर, मैंने पीआरटी का भी एग्जाम दिया। पीआरटी में लगभग 6,000 से कुछ ज़्यादा सीट्स आई थी और 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था उसमें। तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ और मेरा इंटरव्यू के लिए मेरा नाम भी लिस्टेड हुआ। कोई 15 से 20 हज़ार के बीच में स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ। ये ऐसा तब हुआ, एग्ज़ाम्स होने के जस्ट 15 या 20 दिन बाद हम लोगों की आंसर की रिलीज हुई और रिजल्ट आया लगभग 6 महीने बाद। फरवरी की लास्ट तक पेपर हमारे निपटे और 2-4 मार्च के आसपास हमारी डेट शीट आ गई। 2023 की बात है ये। और रिजल्ट आया नवंबर में। और इंटरव्यू के लिए सिर्फ 15 डेज का टाइम दिया उन्होंने। मेरा भी नाम था, मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में मेरे से बहुत ही अजीब बेढंगे सवाल किए गए। चलिए खैर, हो सकता है कि वो तरीका हो उनका एलिमिनेट करने का या जो भी करने का। 10 दिन बाद रिजल्ट आउट हुआ, उसमें मेरा नाम नहीं आया। मेरा कट ऑफ से, जो रिटर्न की कट ऑफ थी, उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे मेरे। तो मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू भी लगभग ठीक हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी एस्पिरेंट्स थे जिनके मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स थे और उनको भी लग रहा था कि उनका हो जाएगा। उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आज तक लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे मेरे मार्क्स नहीं पता, मेरे मार्क्स कितने आए। आज तक केवीएस ने रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब किसी भी एस्पिरेंट को ये नहीं पता है जिसका सिलेक्शन हुआ या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ कि उसके मार्क्स कितने। तो मैं क्यों नहीं मानूं कि मेरा रिजल्ट में धांधली हुई होगी। मुझे कौन एश्योर करेगा कि नहीं, मैं एलिजिबल नहीं था जब तक मेरे मार्क्स मुझे नहीं पता होंगे। मुझे मेरे इंटरव्यू के मार्क्स नहीं पता है, मुझे मेरे रिटर्न के मार्क्स नहीं पता है, रिजल्ट आया ही नहीं है। आप एग्जाम करा रहे हो, आपको मुझे एलिमिनेट करना है, आपको मुझे सिलेक्ट नहीं करना, आप मेरा रिजल्ट तो दे दो। आपको मेरे रिजल्ट देना चाहिए। तो आपको मैं क्यों नहीं कहूँगी आप क्या धांधली हो रही है। आपको क्या लगता है केवीएस शिक्षक भर्ती में रिमोट एक्सेस और हैकिंग के पीछे कौन? देखिए, अलग अलग सेंटर्स के जो मालिक होते हैं और कुछ इनसे ऊपर के लोग होते हैं, ये सब उन लोगों से मिले होते हैं जो पैसे खाते हैं और एस्पिरेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। 20 लाख 25 लाख में एक सीट जाती है, पूरा सिस्टम हैक किया जाता है और उसके बाद में इनको उन एस्पिरेंट्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सेंटर हेड होते हैं, लोकल के कुछ पॉलिटिशियंस उनके लोग होते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि 20 लाख 25 लाख में एक एस्पिरेंट को इधर से उधर कर देते हैं। मतलब आपका कहना है ये सीट बिक जाती हैं? आराम से बिकती है। जब हमारे भारत देश में एमएलए बिक जाते हैं, एमपीज बिक जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज टूट जाती हैं, तो ये एस्पिरेंट्स क्यों नहीं बिकेंगे या ये एस्पिरेंट्स की सीट क्यों नहीं बिकेगी? बिकेगी, आराम से बिकेगी। सब कुछ बिकता है जनाब, खरीदने वाला होना चाहिए। आपको क्या लगता है इतने स्टेट्स में ये टीईटी का पेपर कैसे लीक हो जाता है? क्या लूफॉल है जो हम सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे? देखिए, जहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन पेपर पहुँचते हैं ना, अगर हम ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर की बात करें तो कई बार हमें लगता है कि ये जो सेंटर हेड वहाँ जो जहाँ पर पेपर पहुँचते हैं वहाँ पर लीक होता है। वहाँ पर लीक ही नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर लीक होता है जहाँ पर प्रिंट होता है, जहाँ पर पेपर सेटर बैठे होते हैं, वहाँ से लीक होता है। जो लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या जो लोग प्रिंट करते हैं, यही लोग हैं जो पेपर को आउट करते हैं। उसके बाद तो ये सब कुछ पैक हो जाता है। जब प्रिंट होता है उसके बाद तो पैक होता है, तो पैकिंग तो खराब नहीं होती, पैकिंग तो वही रहती है। तो सेटर, हालांकि सरकार ने वादा किया है चेंज करने का, पेपर सेटर को इसमें आर्मी की मदद लेंगे वो, और पेपर सेटर को बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमारे भारत में इतने ज़्यादा वादे होते हैं, हम कैसे यकीन कर लें कि ये सरकार कर लेगी? और अगर सरकार ने कर भी लिया तो हम कैसे यकीन कर लें कि फिर भी पेपर लीक नहीं होंगे? क्या गारंटी है? आर्मी को इन्वॉल्व करना गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी, पूरे देश में पेपर लीक के ऊपर बवाल होने के बाद भी, कई सारे लॉज अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने बना भी दिए हैं। डेमोलेशन भी हुआ है राजस्थान में, पेपर जिन्होंने लीक किया उनके घर भी तोड़े गए हैं। उसके बाद भी ऐसे लीक करने वाले लोग आज भी नहीं मान रहे। आज ही पेपर लीक हुआ है टेट, महाराष्ट्र टेट का। 4-5 दिन बाद उत्तर प्रदेश का टेट है। 2, 3, 4 तारीख में उत्तर प्रदेश का टेट है।
तो कैसे इंश्योर करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि पेपर लीक नहीं होगा? तो आपके हिसाब से क्या सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए? सरकार ने जो सोचा है, अभी जो वादा किया है पेपर को बचाने के लिए, आर्मी का इन्वॉल्व करने के लिए, एक तो ये ठीक है। दूसरा ये कि जो पेपर सेटर है उनको आइसोलेट किया जाएगा, जब तक पेपर होगा नहीं वो अलग रहेंगे, उनको मेन स्ट्रीम से दूर कर दिया जाएगा, ये ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे मुझे डाउट है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और इन सबसे पहले भारत की सरकार को, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल्स बनाने चाहिए, सजा का प्रावधान करना चाहिए। सबसे पहले तो उम्र कैद होनी चाहिए हर जगह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना दे। हालांकि एजुकेशन पॉलिसीज में नहीं बनाती, लेकिन या बनाते हैं कुछ में, तो स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उम्र कैद की सजा प्लस उनके जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब जब्त कर ली जाए, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि रूल बनाने से ये ऐसी चीजें रुक जाएंगी, तो तब भी होंगी। जैसे भी हो, सबसे पहले इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें बिना किसी सुनवाई के, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका दोबारा से सिस्टम पर विश्वास आ सके, जो पेपर कराने वाली एजेंसीज हैं उनके ऊपर विश्वास आ सके। आज कंडीशन ये है, भारत का किसी भी, कोई भी एस्पिरेंट किसी भी लाइन में एजेंसीज के ऊपर बिलीव नहीं करता है। उसको हमेशा डर रहता है कि पेपर लीक ना हो जाए। तो ये सारी चीजें सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ में सरकार एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट करे अधिकारियों की और मंत्रियों की। अगर कोई भी इस तरीके की ब्रीचिंग होती है, तुरंत कार्रवाई हो अधिकारियों पर भी, जो भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां बनती है, और मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आप सीरियस हो। गवर्नमेंट की को सीरियसनेस दिखानी ही पड़ेगी और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पहले भी इस्तीफे होते थे, छोटी छोटी चीजों पर इस्तीफा होते थे। भारत में इस्तीफा देने का जो चलन था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसको दोबारा लाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएगा तो एस्पिरेंट का जो ट्रस्ट है, जो सिस्टम में बिलीव है, वो दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। तो अगर बिलीव को लाना है तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी सेट करनी ही पड़ेगी, जो कि सीजेपी कर भी रही है। सीजेपी जो मांग कर रही है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उल्टा प्रोटेस्टर्स पर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दियों की बी टीम है, जबकि उनको मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। और उनको तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए था, और भारत के प्रधानमंत्री को एक बार बात करनी चाहिए थी सारे स्टूडेंट से कि अब से कोई भी अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो रिजाइन करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी वेनेजुला में जो भूकंप आया, वहां पे जो लोग मरे उनको श्रद्धांजलि दे तो रहे, लेकिन जो नीट के एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो 15 से 20 के अराउंड बच्चे मर गए, आज तक भी उनकी बात नहीं कर पाए। एक कम से कम ट्वीट ही करते थे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ट्वीट कर सकते थे, एक बार कह देते, एक बार ये कह देते कि हम आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप कैसे बिलीव कर लोगे इस सिस्टम पर? ऑप्शन ऐसा भी होता है जिससे कि जो फर्जी कैंडिडेट्स, मैंने सुना है कई बार टीईटी के एग्जाम्स में होता है, क्या होता है सिस्टम? देखिए क्या होता है कि सपोज आपका पेपर है और आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने किसी थर्ड पर्सन को पेपर पास कराने के लिए पैसा दिया। वो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ उस एग्जाम को पास करने में। मैंने बहुत एग्जाम बार है उस एग्जाम को पास किया अच्छे मार्क्स से। तो जो थर्ड पर्सन होगा वो मुझे अप्रोच करेगा और मेरे से कहेगा कि तुझे एक ऐसे ऐसा बन करके जाना है और पेपर देना है जा करके। तो ये मैं फर्जी हो जाऊंगा, वहां पर आपकी प्लेस पर जाऊंगा और पेपर दे दूंगा। तो ये बायोमेट्रिक वगैरह का सिस्टम नहीं होता है? नहीं, कुछ एग्जाम्स में बायोमेट्रिक का सिस्टम है, कुछ एग्जाम्स में नहीं है। सब एग्जाम्स में अभी बायोमेट्रिक नहीं है। अच्छा, नीट परीक्षा में ना लास्ट टाइम ये हुआ था कि ग्रेस मार्क्स और आपने सुना होगा एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे टॉपर्स, ये सब, ये क्या, ये भी धांधलेबाजी ही है? ये एक तरीके की लीगल धांधलेबाजी है। मतलब धांधलेबाजी को लीगलाइज कर लिया जाता है। जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लेते हैं, ऐसी धांधलेबाजी को भी लीगलाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इंडिया के एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम को करा रहे हैं,
तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे? क्यों होगा ऐसा? आप कितने भी सेट्स क्वेश्चन पेपर के कितने भी सेट्स क्यों नहीं बना रहे हैं, आपकी नजरें कहाँ चली जाती हैं? यहाँ पर एक टर्म और यूज होती है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है? जैसे आपने क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन कराया और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसको एक ही शिफ्ट में करा लें। तो कई बार कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 3 4 5 शिफ्ट में वो एग्जाम निपटता है। तो पेपर जो क्वेश्चन पेपर जो आते हैं अलग अलग शिफ्ट में, उनके डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं। तो उन डिफिकल्टी लेवल को सेम करने के लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक तरीके की लीगलाइज धांधली है। मेरा सिस्टम से क्वेश्चन ये है, आप डिफिकल्टी लेवल सेम क्यों नहीं सेट कर सकते? फर्स्ट। सेकंड, धांधली मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक एस्पिरेंट हूं। होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में पहले मैं आपको ये बताता हूं प्रोसेस क्या होता है। जो क्वेश्चन पेपर इजी आया किसी शिफ्ट में और जो क्वेश्चन पेपर एक डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पेपर में लाजमी तौर पर मार्क्स कम आएंगे बच्चों के, इजी वाले क्वेश्चन पेपर में लाजमी तौर पर ज्यादा आएंगे बच्चों के। इजी वाला पेपर जब बच्चों के मार्क्स ज्यादा आएंगे उनके मार्क्स को घटा दिया जाता है, डिफिकल्टी वाले पेपर में उनके मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है। एक सिनेरियो समझाता हूं मैं आपको। मैं एक एस्पिरेंट हूं, मेरे सामने आप डिफिकल्ट पेपर दो, इजी पेपर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बढ़िया से कर लूंगा। क्या हमारे इंडिया में ऐसा एक भी एस्पिरेंट नहीं होगा? होंगे बहुत सारे। बिल्कुल। मेरे सामने इजी पेपर आया, मेरे मार्क्स आए सपोज 100 में से 90, ठीक है। फिर मैंने जो अगली शिफ्ट में कोई डिफिकल्ट पेपर आया, मैंने उसको सॉल्व किया, सपोज मेरे आए 90 100 में से, दोनों में मेरे 90 या 91 आए। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब सिस्टम क्या करेगा, मेरे आसान वाले पेपर के मार्क्स कम कर देगा। आपको कैसे पता कि मैं डिफिकल्ट पेपर नहीं कर सकता था? आपको कैसे पता? एक बात। दूसरा सिनेरियो समझो, हो सकता है जो डिफिकल्ट पेपर आया हो उसके क्वेश्चंस मुझे आते हो, जो इजी पेपर आया हो उसके क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हो। मेरे पास आया इजी पेपर, मुझे उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरे मार्क्स तो आपने और कम कर दिए, पहले ही कम आए थे और कम कर दिए। अगर मेरे पास डिफिकल्ट पेपर आ जाता तो मेरे मार्क्स और ज्यादा आ जाते। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, सिनेरियो पॉसिबल है। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे इन दोनों केसेस को? आपके पास तो कोई प्रूव इन, आपके पास तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप मेरे मार्क्स को जस्टिफाई कर दें। तो नॉर्मलाइजेशन एक तरीके की धांधली है, उसी तरीके की ये धांधली है जो ग्रेस मार्क्स है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि अगर आप 10 सेट क्वेश्चन पेपर के 10 सेट बना रहे हो, आप उनका डिफिकल्टी लेवल चेक कर लो एक बार, आप उन क्वेश्चंस को चेक कर लो। कई बार क्वेश्चंस कैंसिल हो जाते हैं, क्या नहीं है आपके पास इतना? आप क्यों ले रहे हो इतने पैसे? एक क्वेश्चन पेपर, एक फॉर्म भरने के लिए आप 1500 1200 रुपए ले रहे हो, लाखों रुपए आप बच्चे, लाखों बच्चे फॉर्म को भर रहे हैं, आपकी अरबों रुपए में कमाई हो रही है। आपके पास सिस्टम में इतने भी लोग नहीं है कि आप पे क्वेश्चन पेपर को चेक कर लें एक बार, आप डिफिकल्टी लेवल को देख लें, आप ये देख लें। कई बार तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आपके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है। उन सबका भुगतान बच्चे क्यों करें? क्यों करें उनका भुगतान? आप किसी को ग्रेस मार्क्स देकर के एक बच्चे को आगे कर देते हो तो दूसरे को पीछे भी तो कर देते हो, तो क्यों करे बच्चे उसका भुगतान? अच्छा, नीट जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम अगर लीक हो रहा है तो ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, सिस्टम फेलियर है या गवर्नमेंट फेलियर? ये एक्चुअली सारे फेलियर है, ये फेलियर ऑफ द फेलियर्स है। गवर्नमेंट के लेवल पे फेलियर है, सिस्टम के लेवल पे फेलियर है और सिक्योरिटी ब्रीच है। सिस्टम को, सिक्योरिटी को कौन रन करता है? गवर्नमेंट ही तो रन करती है। कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट ही तो होगी। आप सिस्टम किसने बनाया? अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि हमसे नहीं संभल रहा, ठीक है, हम गवर्नमेंट को नहीं करेंगे ब्लेम। कोई भी एस्पिरेंट फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा ही नहीं। गवर्नमेंट कहते जी हमसे नहीं आते पेपर कराने, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है पेपर कराने का, तो सिस्टम तो गवर्नमेंट का है ना। राजा को ब्लेम किया जाता है, टीम हारती तो कैप्टन को ब्लेम किया जाता है, जो उसको चला रहे होते हैं उनको ब्लेम किया जाता है। तो गवर्नमेंट का ही तो सिस्टम है। सिस्टम किसने बनाया? मैंने, आपने, किसी थर्ड पर्सन ने नहीं ना। किसने बनाया सिस्टम? तो सिस्टम तो गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट के सिस्टम में ब्रीच होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? 2014 से पहले हमारे भारत देश में, मैं दोबारा कह रहा हूं, मोरालिटी थी, एथिक्स थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी। नेता अपनी जिम्मेदारी समझते थे,
और रिजाइन करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने एक रेल हादसा हुआ और रिजाइन कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मेरे से ये पद नहीं संभल रहा है और रिजाइन कर दिया। आज इतने एग्जाम्स लीक हुए हैं, इतने कई सालों से एग्जाम्स लीक हो रहे हैं लगातार, हर बड़े से बड़ा एग्जाम लीक हो गया, कोई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। कोई आगे। अच्छा, जितने भी बड़े एग्जाम्स लीक होते हैं इनमें कोई कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन पैटर्न दिखता है? कॉमन पैटर्न, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा लेते हैं और सीट बेचते हैं। तो अगर मैं एक टर्म दूं, सीट खरीदो, कॉमन एलिमेंट है। कोई भी एग्जाम की बात कर लीजिए आप, मैं आपको सीट दिला दूंगा, किसी ना किसी के थ्रू कभी ना कभी आप सीट पर पहुंच जाएंगे। इतने लोग हैं इस सिस्टम में जो कि सीट बेचते हैं खुलेआम, खुलेआम हर एग्जाम में बिकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सिस्टम में हर डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो उसको डिजर्व ही नहीं करते, और सबको पता भी है कि ये सीट खरीद के आया है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी पता होता है, सबको पता होता है, बोलता कोई नहीं। अच्छा, अभी ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी, ये खान सर वाली, जी, अभी आपने सुनी हो, इस पे कोई राय है आपकी? अब अंजना जी ने बोल दिया था कि स्टार टीचर्स आता जाता कुछ है नहीं, जानना ना कौड़ी। आज जानना ना कौड़ी। तो देखिए, अंजना ओम कश्यप जी जो है एसी में बैठी रहती है, बहुत पैसा उनके पास में, और मोदी जी की बहुत खास है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो वो कुछ भी कह सकती हैं। खान सर या और भी जितने स्टार्स टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और अच्छा काम किया है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बिना कुछ जाने किसी को भी ब्लेम करना बहुत बुरी बात है, जो कि उन्होंने किया। हालांकि बाद में वो बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो गई, ट्रोल हुई, उन्होंने माफी भी मांगी मेरे ख्याल उन्होंने से। माफी भी मांगी और बाद में खुद आई वो, आकर के उन्होंने चेंज भी की अपनी बातों को और तारीफ भी की यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स की। तो कहीं ना कहीं उनको एक सेटबैक मिला इस बात से कि उन्होंने ये गलती की बोल करके। असल में प्रॉब्लम यह है कि आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, आपने एक बार कुछ बोल दिया फिर वो बच नहीं सकता, वो तो चला ही जाएगा। और इतने बड़े एंकर अगर कोई ऐसी बात कहते, इतनी घटिया बात, छोटी बात कहते, तो उनके लिए बहुत खराब चीज है ये। बिल्कुल सही बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली जेंजीज, फॉर द दिस कॉकरोच मूवमेंट्स? हाँ, कॉकरोच मूवमेंट में मैं पर्सनली 2 बार विजिट कर चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर के, और एक पॉजिटिव वाइब आई कि हमारे जो भारत में आवाज़ उठाने का जो एक सिस्टम रहा है पहले से, किसी ना किसी हद तक आज भी वो जिंदा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे जिंदा हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी मेहनत करते रहिए आप लोग, साथ ही साथ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए आवाज़ भी उठाते रहिए। अगर कभी भी आपको लगे कि गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाइए और ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी करते रहिए जो आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई फील वेरी मोटिवेटेड टुडे। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।